60 now. Yeah. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium constitute group 16 of the periodic table. Okay. This is sometimes known as ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. उससे टिपो. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं और इनको आप बोलते हैं चैल्कोजेंस. इनको आप बोलते हैं चैल्कोजेंस. चैल्कोजेंस मतलब होता है ओर फॉर्मिंग फैमिली. ओर फॉर्मिंग. जितने ओर्स आप जानते हैं मोस्टली वो ओर्स किस फॉर्म में रहते हैं, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे या सल्फाइड के फॉर्म में रहेंगे. आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए आप इनको चैल्कोजेंस बोलते हैं, सिंपली ओर फॉर्मिंग फैमिली. चलिए आगे बढ़िए. the name is derived from the Greek word for brass and points to the association of sulfur and its congeners with वेट, oxygen. टर्म इज कंजीनर्स. अभी कंजीनर्स किसको बोलते हैं? मैंने पहले ही कहा था आपको कि एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंजीनर्स. या आगे चलिए प्लीज. Most copper minerals contain either oxygen or sulfur and frequently the other members of the group. Occurrence. Oxygen is the most abundant of all the elements on Earth. Oxygen forms 46.6% by mass of Earth's crust. Dry air contains 20.946% oxygen by volume. However, the abundance of sulfur in the Earth's crust is only 0.03 to 0.1%. Combined sulfur exists primarily as sulfates such as gypsum, CaSO4.2H2O. You read in class 10th. जिप्सम, CaSO4 half H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ये फॉर्मूला था जिप्सम का. ये सारी चीजें आपसे कोई नहीं पूछेगा. अब यकीन माने इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं बनता है क्लास 12th में. हम इसे आगे चलते हैं. आगे चलो भाई. Epsom salt, MgSO4.7H2O. एक मिनट, बस ये याद रखिएगा एप्सम का फॉर्मूला क्या होता है. MgSO4 7H2O. ये आप याद रखिएगा कि एप्सम का फॉर्मूला ये होता है. आगे चलिए. And sulfides such as galena PbS, zinc blends ZnS, ठीक. copper pyrite CuFeS2. ये सारे ऑक्सीजन सल्फर के सोर्सेस थे, ठीक है. इन पे क्वेश्चन नहीं बनते नॉर्मली, ठीक है. क्योंकि ये जो पोर्शन है वो पोर्शन आता है मेटलर्जी वाले में, ये सब बच्चा पढ़ लेता है, तो इसलिए इसको यहाँ स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है. आगे चलते हैं. Traces of sulfur occur as hydrogen sulfide in volcanoes. Organic materials such as eggs, proteins, garlic, onion, mustard, hair and wool contain sulfur. Okay. Selenium and tellurium are also found as metal selenides and tellurides in sulfide ores. Polonium occurs in nature as a decay product of thorium and uranium elements. The important atomic and physical properties of group 16 along with electronic configuration are given in table 7.6. Some of the atomic, physical and chemical properties and their trends are discussed below. Electronic configuration. Wait. The element. Electronic configuration of these elements, group 16, will be NS2NP4. Simple है, NS2NP4. हम outermost configuration की बात करते हैं. बाकी configuration कैसे निकालना है वो हम पहले बात कर चुके हैं, तो we not go for this in detail. NS2NP4 होगा. Electronic configuration आपका NS2NP4 है. इसका मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ये ऑक्सीजन में नहीं होगा और सल्फर में होगा. जो इसलिए ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और सल्फर की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा. यानी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बाकी सारे ग्रुप मेंबर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इसे बोलते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी. ये जो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है ऑक्सीजन में, ये खूब सारी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, ठीक है. फिलहाल इतना सब समझिए कि आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS2 NP4, ठीक. और उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें होंगी हम धीरे धीरे बात करेंगे. या प्लीज आगे चलिए थोड़ा फास्ट. Electronic configuration. Elements of group 16 have 6 electrons in the outermost shell and have NS2NP4 general electronic configuration. Atomic and ionic radii. ये हम पहले बात कर चुके हैं. ऊपर से नीचे आने बढ़ते हैं. ये जितने ट्रेंड्स हैं उन ट्रेंड्स पे खास बात बताऊंगा बस. बाकी सारे वही हैं जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में जब मैंने नाइट्रोजन फैमिली की बात की थी. तो इसके बारे में अब खास बात ही बताऊंगा. बाकी सब ट्रेंड सिंपल है, छोड़ दीजिए. आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे आने बढ़ते हैं, ये हम बात कर चुके हैं.
फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी हम बात कर चुके हैं, राइट। ग्रुप 16 का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 15, ये हम कंपैरिजन कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। और इसका आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑफ कोर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी साइज पे डिपेंड करती है, ये कोई खास बातें हम बात कर चुके हैं पहले। अब आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जरूर बताऊंगा इस केस में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का केस जो है वो हम डिस्कस करेंगे खास तौर से। बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम ग्रुप 15 को डिस्कस करते हुए अच्छे से डिटेल कर चुके हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपसे पूछे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले, बात एक ही होती है, ऐसा नहीं, फर्क है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिर्फ इतना फर्क है कि कंसेप्ट एक, बट जो नोशन है वो डिफरेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहीं नेगेटिव कहोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी की पॉजिटिव होती है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर आप नेगेटिव साइन में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप उससे कोई पॉजिटिव साइन में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी एक्स एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू -8 किलो जूल पर मोल है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उसी को बोलेंगे 8 किलो जूल पर मोल, ये प्लस में हो जाएगी वैल्यू। इतना फर्क होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। अब एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन काफी बनता है, अच्छा बनता है, और इस क्वेश्चन को मैं किसी भी ग्रुप के लिए बात कर सकता हूं। यहां हम ग्रुप 16 की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन और सल्फर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव किसकी होती है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव किसकी होती है। देखिए, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ये होता है कि आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है। दोबारा सुनिए, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेप्ट वो कर पा रहा है। अब चेक करते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर में आराम से इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर पाएगा। तो चेक करें, ऑक्सीजन में कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2, 2s2 एंड 2p4। सल्फर में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट शेल 2s2 एंड 2p4 होगा, इसमें आपका 3s2 एंड 3p4 होगा। यानी आउटर इलेक्ट्रॉन आप लाएंगे इसमें 2p4 में या 3p4 में। 2p4 मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल 2p4 ऐसा हुआ, ठीक। 3p कैसा हुआ, ऑर्बिटल सेम शेप, सेम साइज, बड़ा। अब मेरे पास ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन में P में 4 है, 1 2 3 4। सल्फर में भी आउटर में 1 2 3 4 टॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप इंसर्ट करना चाहेंगे ऑक्सीजन सल्फर में और आप कंपेयर करना चाहेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक ठीक है, बड़ा साइज है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और अगर इस पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस यहां कम और कंपैरेटिवली यहां पे आसान होगा। इसीलिए एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बनता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, येट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एज कंपेयर टू सल्फर। व्हाई? तो उसका आंसर यही होगा कि सिंस ऑक्सीजन इज टू बी इंसर्टेड, आई मीन इलेक्ट्रॉन इज टू बी इंसर्टेड इन ऑक्सीजन in 2p orbital which is smaller in size, और इसमें 3p में होगा which is larger in size। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है, क्लोज है, डेंसिटी ज्यादा है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, यहां रिपल्शन यहां पे कम होगा, ठीक है। सेम केस आप समझ सकते हैं नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस एंड फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन, सेम केस होता है। तो कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो ऑक्सीजन सल्फर का कंपैरिजन हो, चाहे नाइट्रोजन फास्फोरस का कंपैरिजन हो, चाहे फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी ज्यादा है, सल्फर की, फास्फोरस की एंड क्लोरीन की। इसके बावजूद कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की एंड क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या प्लीज आगे चलिए। Electronegativity. Yeah. Next to chlorine, oxygen has the highest electronegativity value amongst the elements. ये बहुत सिंपल सी बात है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, सिंस साइज बढ़ता चला जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती चली जाती है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, पहले हम बात कर चुके हैं, और ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, या प्लीज आगे चलिए। Physical properties.
Some of the physical properties of group 16 elements are given in table 7.6. Oxygen and sulfur are non-metals. Selenium and tellurium are metalloids, whereas polonium is a metal. Polonium is radioactive and has short-lived half-life 13.8 days. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी ग्रुप में आप टॉप से बॉटम में जाएंगे तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर से मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जो कि साइज बढ़ता रहता है। ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम, टेलुरियम मेटलॉइड एंड पोलोनियम विल बी मेटल। कैसा? रेडियोएक्टिव, राइट? पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव मेटल है। क्या प्लीज आगे चलिए। All these elements exhibit allotropy. The melting and boiling points increase with an increase in atomic number down the group. All of these elements shows allotropy, जबकि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन कैन नॉट शो एलोट्रोपी, अगर आपको याद हो। ठीक है, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन एलोट्रोपी नहीं दिखाता, बाकी सारे एलोट्रोपी दिखाते हैं, बट यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपी दिखाते हैं। तो अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लूं कि आपके दिमाग में क्या आएगा कि ऑक्सीजन के एलोट्रोप का नाम क्या है, तो आप सोचते रहिए, गूगल मत कीजिएगा। आप सोचिए कि आपको याद है ये बात, कहीं आपने पढ़ा कभी कि ऑक्सीजन का एलोट्रोप क्या होता है। जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन का एलोट्रोप क्या होता है। चलिए आगे बढ़े। The large difference between the melting and boiling points of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. Oxygen exists as diatomic molecule, whereas sulfur exists as polyatomic molecule. ये बात हमने तब भी की थी कि नाइट्रोजन फास्फोरस में जब हमने कहा था कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस एंड फास्फोरस एग्जिस्ट एज सॉलिड, यहां भी सेम केस बनता है कि ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि द एबिलिटी टू फॉर्म p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड डिक्रीजेस ड्रास्टिकली डाउन द ग्रुप। ये हम बात कर चुके, राइट? ग्रुप 15 में हमने बात की थी, द एबिलिटी टू फॉर्म p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड, यानी सिंपल मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, बट सल्फर किस फॉर्म में रहता है? ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड, वी ऑल नो दिस, ऐसा रहेगा। और सल्फर आप बहुत पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, ऐसे इस फॉर्म में रहता है, बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, ऐसे फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये S8 फॉर्म में रहेगा। ऑब्वियसली वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, पाई बॉन्ड यहां पे चांस नहीं होंगे, तो इसलिए वो S8 फॉर्म में रहेगा और इसका मोनोमर ज्यादा होगा, तो सॉलिड स्टेट में होगा और ऑब्वियसली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज्यादा होगा। आगे चलिए प्लीज। Chemical properties, oxidation states and trends in chemical reactivity. ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं, कि ऑक्सीजन स्टेट कौन सा एलिमेंट कौन सा दिखाएगा। तो अब जरा चेक करते हैं, ग्रुप 16 का एलिमेंट अगर कोई है तो कॉमनली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। दोबारा बात कर रहा हूं, अगर ग्रुप 16 एलिमेंट है तो कौन सा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी ग्रुप 16 एलिमेंट के लिए कॉन्फिगरेशन होता है NH2NP4, और इसके साथ साथ आप चेक करेंगे, अगर ये NH2NP4 हो गया, 1 2 3 and 4 हो गया। ठीक है, देखिए लोएस्ट क्या दिखाएगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट? या 4 + 2 6, 2 चाहिए तो -2। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इन्हीं को पेयर करेगा तो -2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा, पहली बात। इसके बाद हाईएस्ट कौन सा दिखा सकता है? तो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे आप लूज करा दीजिए। कितने हैं? 4 + 2, तो हाईएस्ट कितना हो सकता है? +6। बाकी सारे इसके बीच में आएगा। मिनिमम क्या होगा? -2। मैक्सिमम कितना होगा? +6। अब और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से नहीं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे तो मतलब यूज करेंगे, लूज करेंगे मान लीजिए तो +2, इन दो को यूज कर लेंगे +4, इसे भी कर लेंगे तो +6। तो जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ये एलिमेंट दिखाएंगे वो क्या होना चाहिए? -2 +2 +4 एंड +6। वो एक अलग बात है कि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, दो चीजें ख्याल में रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो -2 की टेंडेंसी कम हो जाएगी और प्लस की बढ़ जाएगी। माइनस की कम हो गई, प्लस की बढ़ गई, एंड मोर ओवर एक और फैक्टर आएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसकी वजह से जो लोअर मेंबर्स होंगे वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप को मोर स्टेबल समझेंगे। दोबारा सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आप सबसे ऊपर टॉप वाले की बात करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा खासा है। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं ग्रुप में, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है,
तो ये -2 की टेंडेंसी शो करने की कम होती चली जाएगी और प्लस की बढ़ जाएगी। अब मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? +6। लेकिन जो बॉटम मेंबर्स होते हैं दे विल शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके बारे में बहुत डिटेल्स मैंने बताया था जब मैं ग्रुप 15 की बात कर चुका था। आगे चलिए प्लीज। Since electronegativity of oxygen is very high, it shows only negative oxidation state as. वेट, बट आपको एक चीज बता दूं आपको, यहीं पे ऑक्सीजन पॉजिटिव ही दिखाएगा। कहां दिखाएगा? एक कंपाउंड होता है OF2, एक कंपाउंड होता है O2F2, और यहीं पे एक बात समझ लीजिए कि ऑक्सीजन अगर पॉजिटिव दिखाता है तो यहां पर वो एलिमेंट जिसके साथ वो पॉजिटिव दिखाएगा वो फ्लोरीन नहीं हो सकता भाई, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब एक ही है पूरे टेबल में, वो है आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते समय इट कैन शो अ +2 ऑक्सीजन स्टेट। वेट, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग चार्ज पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल। यानी ये जो कंपाउंड बनेगा OF2 एंड O2F2 दे मस्ट बी क्वाइट अनस्टेबल, ठीक। और इन अनस्टेबल कंपाउंड को हम यूज करेंगे, और ये यूज क्या होगा ये आने वाले टाइम में बताएंगे, लेकिन फिर भी यहां आपको एक हल्का हिंट देता हूं। इसी कंपाउंड को यूज कर सकते हैं आप एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट यानी कि वो एलिमेंट जो फ्लोरीन दो। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट इज वन which gives you hydrogen. What is an oxidizing agent? An oxidizing agent is one which gives you oxygen. So what is a fluorinating agent? A fluorinating agent is one which gives you fluorine. क्यों, कहाँ यूज करते हैं वो आने वाला टाइम बताऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़िए। Other elements of the group exhibit +2, +4, +6 oxidation state, but +4 and +6 are most common. Sulfur, selenium, and tellurium usually show +4 oxidation state in their compounds with oxygen and +6 with fluorine. The stability of +6 oxidation state decreases down the group, and stability of +4 oxidation state increases due to inert pair effect. अभी बात कीजिए, the stability of +6 decreases and that of +4 increases due to inert pair effect. चलिए आगे बात कीजिए। Bonding in +4 and +6 oxidation state is primarily covalent. wait. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोलिए। Bonding in +4 and +6 oxidation states is primarily covalent. ये बात भी कर चुके हैं हम। Bonding in +4 and +6 oxidation state will be primarily covalent. चूंकि the sum of ionizations will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 will be very very high for a non-metal. इस एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से मैंने बात की थी, हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर +4 ऑक्सीजन स्टेट पे कोई कंपाउंड है या +6 में है तो कोवेलेंट होगा उसका नेचर। इसमें कहीं ना कहीं एक और कंसेप्ट लगता है, तो फजांस रूल लगा देते हैं लोग बात, उससे पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं, और मेरे हिसाब से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फजांस रूल बात करता है आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे, मतलब नॉन-मेटल के केस में फजांस रूल बहुत अच्छा अप्लाई नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए आप यहां सिर्फ इतने बात कीजिए कि सम ऑफ आयनाइजेशन दैट बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अगर सल्फर को +6 ऑक्सीजन स्टेट में आना है तो वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये हम इस एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। या प्लीज आगे चलिए। Anomalous behavior of oxygen. The anomalous behavior of oxygen, like other members of P block present in second period, is due to its small size and high electronegativity. One typical example of effects of small size and high electronegativity is the presence of strong hydrogen bonding in H2O, which is not found in H2S. देखिए एक क्वेश्चन बनता है बहुत सिंपल सा कि बताइए एक एनोमलस प्रॉपर्टी है H2 और H2S की, वो ये H2S का मास ज्यादा है, H2O का मास सिर्फ 8 ही होता है। आप सोच के देखिए, कभी आप ये सोचते हैं कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल H2O, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल CO2 जिसका मास 44 है, ध्यान देखिएगा, छोटा सा मॉलिक्यूल है, सिर्फ मास 18 है, और ये 18 मास वाला मॉलिक्यूल बाढ़ लेके आता है, बाढ़। ये सोचते नहीं हम, बाढ़ लेके आता है, सब बहा ले जाता है, इस अर्थ को डिवास्टेट कर सकता है छोटे से मॉलिक्यूल, मोर मास वाला मॉलिक्यूल। नॉर्मली हमें लगता है कि अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी डिवास्टेशन पावर ज्यादा होगी। छोटा सा मॉलिक्यूल सिर्फ 18 राइट इसका मास है, और ये डिवास्टेटिंग होता है, चाहे ग्लेशियर में टाइटैनिक जैसे को जहाज को तोड़ सकता है। क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड, इतनी पावरफुल चीज है, राइट। ऐसा क्यों हो सकता है? छोटी सी बात, सिर्फ इतना इसलिए हो सकता है
ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कितना है भाई? फ्लोरीन होता है 4, ऑक्सीजन 3.5 और हाइड्रोजन 2.1 ऑन पॉलिंग स्केल। इतना जबरदस्त डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड ऑफ OH इज वेरी वेरी पोलर। तो इट सिंपली प्रमोट्स और सिंपली सपोर्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, O नेगेटिव H positive H positive. It simply supports for the formation of hydrogen bond. यहाँ पे O negative होगा, H positive H positive. It's easily form hydrogen bonds. और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन H2S में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फर और H के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो काफी कम होता है, तो ये किसी भी हालत में हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रमोट नहीं कर सकता या फेवर नहीं कर सकता। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली, और यही रीजन है कि H2O आपस में लिंक होते हैं खूब सारे मॉलिक्यूल्स, राइट, और वो किस फॉर्म में रहते हैं? लिक्विड फॉर्म में, जबकि H2S किस फॉर्म में रहेगा? गैस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इज इट दैट H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मोलर मास ऑफ H2S इज मोर एज कंपेयर्ड टू H2O। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। या आगे चलिए प्लीज, एक मिनट वेट करना। या प्लीज कंटिन्यू। The anomalous behavior of the absence of d orbitals in oxygen limits its covalency to 4 and in practice rarely exceeds 2. देखिए, On the other hand, anomalous behavior of oxygen is due to 4 reasons: exceptionally small size, right, high electronegativity, ठीक, high ionization enthalpy and absence of d orbital। ठीक, ये हम सेम बात की थी हमने जब हमने ग्रुप 15 की बात की थी, तो उस वक्त कंपैरिजन कर सकते हैं बहुत आराम से। अच्छा, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल मेक्स थिंग्स वेरी डिफरेंट। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी टेक्निकली 4 होनी चाहिए, बिकॉज इट हैज गॉट 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल, फाइन, बट इसकी कोवेलेंसी एक्चुअली में रेयरली एक्सीड करती है, मतलब ज्यादा, और 2 इसकी कोवेलेंसी होती है। आप देखिए ना, आप कहीं भी देखेंगे ऑक्सीजन कोवेलेंसी कितनी है? 2, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इवन OF2 में कितने बॉन्ड्स बनाए? 2 बनाए। ठीक है, तो कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन does not exceed more than 2। चलिए आगे बात कीजिए। in case of other elements of the group, the valence shell can be expanded and covalence exceeds 4. क्या आगे The चलिए। activity with hydrogen. All the elements of the group 16 form hydrides of the type H2E. E equals to 0, oxygen, sulfur, selenium, beryllium, and polonium. Some properties of hydrides are given in table 7.7. The acidic character increases from H2O to H2PE. Wait. The increase in acidic Wait. अब बात ये आती है, the acidic character increases from H2O से H2TE तक। चलिए काम करते हैं, इतना कंपैरिजन नहीं करते हैं, सब कंपैरिजन करते हैं दो हाइड्राइड्स का, एक वाटर और एक H2S। आपसे पूछा है कि इनमें से मोर एसिडिक कौन सा होगा, तो देखिए मोर एसिडिक होने का मतलब जो रीजन बताया जाता है, बहुत सारे रीजन आपको मिलेंगे बहुत सारे बुक्स में, बट हम बहुत आराम से बात करेंगे कि H2 और H2S में कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं। देखिए पहली बात, H2 और H2S में कंपैरिजन हो सकता है 2 चीजें के बारे में। पहली बात कि H2S में बॉन्ड लेंथ, तो पहले आप कंपैरिजन कीजिए इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए ये बात पक्की बात है कि S पे चार्ज नेगेटिव होगा, H पे चार्ज पॉजिटिव होगा, इस ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, H पे चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक, लोन पेयर्स यहां भी 2 हैं, लोन पेयर यहां भी 2 हैं, कोई बात। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉन्ड लेंथ सल्फर और H की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहां जो ओवरलैपिंग है वो 2p ऑर्बिटल है एंड 1s ऑर्बिटल की है। यहां पे ओवरलैपिंग किसकी होगी? 3p की होगी और 1s की होगी। भाई जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है यहां पे 2p और 1s का है, तो यहां जो ऑर्बिटल है वो 3p और 1s का है, और वैसे इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो थोड़ा आसान, तो H का रिमूवल आसान, H पे फिर भी चार्ज है यहाँ पे, तो H का रिमूवल आसान हो गया। तो जो जितनी आसानी से H देगा, ठीक है, वो उतना अच्छा एसिड होगा। क्लियर? यानी H2 और H2S पे साफ पता लगता है कि अच्छा एसिड ये होगा। यानी कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जितने भी हाइड्राइड्स हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने हमेशा बताया आपको कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक नेचर की बात करें
you have to always talk in terms of stability of conjugate base. Stability of conjugate base यानी कि इसमें से आप H पॉजिटिव निकालेंगे तो बचेगा OH नेगेटिव आयन। इसमें से अगर आपने H पॉजिटिव निकाला तो आपको बचेगा यहां पे SH नेगेटिव। अब आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एंड ऑब्वियसली S having large size, O having small size। स्मॉल साइज पे चार्ज का डिस्पर्सल और लार्ज साइज पे चार्ज का डिस्पर्सल। ऑब्वियसली यहां पे चार्ज डिस्पर्स होगा ज्यादा और यहां पे चार्ज डिस्पर्स होगा कम, यानी ये ज्यादा स्टेबल है। यानी कॉन्जुगेट बेस जो SH नेगेटिव है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। इसीलिए ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस का एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू दिस वन। बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक बार और रिपीट करता हूं। बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी, H पॉजिटिव देने की एबिलिटी ज्यादा है, बॉन्ड जल्दी टूट रहा है। दूसरी बात ये आती है, कभी भी किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक कैरेक्टर की बात करोगे तो हमेशा उसका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ये हमेशा आप करेंगे। और जब ऐसा आप करते हैं तो सिर्फ दो कंपैरिजन कीजिए, यहां पे O पे चार्ज नेगेटिव है, यहां पे S पे चार्ज नेगेटिव है। S विद लार्ज साइज एटम हैविंग चार्ज नेगेटिव इज मोर स्टेबल, यानी मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? इसका। यानी इसका कॉन्जुगेट बेस ये मोर स्टेबल है तो ये बेटर एसिड हुआ। तो सीधी सी बात ये H2 इज बेटर एसिड एज कंपेयर टू H2O। इसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मनीष आगे चलते हैं। मनीष आगे चलो, मनीष चलिए। Increase in acidic character can be explained in terms of decrease in bond enthalpy for the dissociation of He bond down the group. Owing to the decrease in enthalpy for the dissociation of He bond down the group, the thermal stability of hydrides also decreases from H2O to H2P. Wait. All the hydrides. वेट, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आप थर्मल स्टेबिलिटी तो ये होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी के बॉन्ड को हीट करते हैं तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ब्रेक कब होगा? जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अगर लंबे लंबे बॉन्ड लेके फिर रहा होगा कोई मॉलिक्यूल, जैसे ही आपने हीट दी तो बॉन्ड टूटने चांस ज्यादा है, ठीक है? तो H2 और H2S जैसे जैसे आप नीचे आएंगे बॉन्ड लेंथ बड़ी होती चली जाती है। बॉन्ड लेंथ लंबी हो गई तो ब्रेक होने चांस ज्यादा है। इसलिए एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल मतलब हीट करने पे स्टेबल, वो कैरेक्टर कम होता चला जाता है, ठीक है? बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स विल डिक्रीज। पी ब्लॉक से क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जहां पे आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करने को बोलता है, तो बी केयरफुल। जितनी बातें हम कर रहे हैं वो सारी की सारी बातें आप नोट करते चलेंगे, ठीक है? ये सारे किसी न किसी फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, मनीष। All the hydrides except water possess reducing property and this character increases from H2S to H2 to E. Wait. All the hydrides except water possess reducing property. क्यों भाई? सिंपल सी बात। What is the reducing agent? तो आप बोलेगा reducing agent is one that provides you hydrogen. और हम बात कर चुके, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे H को देने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, और H को देने की एबिलिटी मींस रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। सीधी सी बात। ये सारी की सारी बातें सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं हाइड्राइड्स के, वो कम होते चली आ रही है। इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। तो वाटर जो होता है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसकी नहीं होगी, क्योंकि इसका OH बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, वो आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है? आगे चलिए। Reactivity with oxygen. All these elements form oxides of the EO2 and EO3 types, where E equals to sulfur, selenium, beryllium, or polonium. Ozone and sulfur dioxide are gases, while selenium dioxide is solid. Reducing property of dioxide decreases from SO2 to EO2. Wait. SO2 is. Wait. देखिए, all these elements forms oxides, right? ऑक्साइड जब आप बात करते हैं तो दो तरह के ऑक्साइड हो सकते हैं, लाइक सल्फर कैन फॉर्म टू काइंड्स ऑफ ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फाइन, इसमें भी हम अभी बात करने वाले हैं कि
कि इनमें मोर एसिडिक कौन सा होगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ और बात करते हैं। हम ये बात करते हैं, जो बच्चे ने बात बोली वो ये कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसकी कम होती चली जाएगी। जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं नीचे TiO2 और मैं सिर्फ कंपेयर करता हूं फिलहाल SO2 को TiO2 से। बहुत ध्यान सुनना, सल्फर डाइऑक्साइड को आप कंपेयर करना चाहते हैं TiO2 से, और आप यही पता करना हो कि इनका नेचर क्या होगा। ध्यान देखिएगा, सल्फर अपने किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सल्फर का +4 है, ठीक है। टेलुरियम किस स्टेट में है, तो +4, ओके। ग्रुप कौन सा है, 16। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, 6। बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, स्टेबल 4। तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। सब लोग ध्यान सुनेंगे बहुत ध्यान से जो हम बात करने वाले हैं। देखिए, आप कंपेयर करने वाले हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और टेलुरियम ऑक्साइड की रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करेंगे। इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं माय डियर्स, तो +4 स्टेट में है, और +4 स्टेट सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, सल्फर के लिए स्टेबल नहीं होगा। ये जा सकता है आराम से +4 से +6 में जा सकता है, ठीक। और अक्सर सल्फर डाइऑक्साइड +6 जाने के लिए सहारा लेता है सल्फर सल्फेट आयन का। अब मेरी पूरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आराम से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ये अपने आप को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ला सकता है। बट टेलुरियम ऑक्साइड अपने आप को +6 में नहीं रखेगा। क्यों, स्टेबल है, +4 इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब बात ये आती है, ध्यान सुनना, अगर कोई एलिमेंट अपने आप को +4 से +6 में ला रहा है तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और अगर ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ध्यान सुनना, सिंपल कंसेप्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड में +4 है, ये अपने आप को +6 में ला सकता है, पॉसिबल है। ऐसा करते वक्त ये क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। टेलुरियम ऑक्साइड अपने आप को ऐसा कर सकता है क्या, आंसर इज नो, ठीक है। तो ये एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। अगर इसे करना भी होगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को दे के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो टेलुरियम ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इसीलिए इस चीज को आराम से समझने की जरूरत थी जो मैंने बात की। जरा फटाफट रिवाइज करा देता हूं। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन स्टेट +4, ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, नॉर्मली 6, बट नीचे जाने पे इनर्ट पे इफेक्ट लगेगा, तो कौन सा हो गया ऑक्सीजन स्टेट, +4, ठीक, वो स्टेबल होगा। सल्फर डाइऑक्साइड में +4 है, वो अपने आप को चेंज कर सकता है सल्फेट आयन में। जब ऐसा कर रहा होगा तो किस स्टेट में लाएगा, +6 में लेके आएगा, ठीक है, +6 में लेके आएगा, तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बट टेलुरियम ऑक्साइड में +4 ऑक्सीजन स्टेट ही मोर स्टेबल होता है, तो इसलिए ये अपने आप को यहां लाना नहीं चाहेगा। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड can act as a reducing agent, but tellurium oxide cannot act as a reducing agent. It can only act as oxidizing agent. ये आप आगे चलिए। Besides EO2 type, sulfur, selenium and tellurium also form EO3 type oxides. Both type of oxides are acidic in nature. Wait. Both types of oxide, SO2 and SO3 are acidic nature. और माय डियर, मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं N2O3 और N25 में मोर एसिडिक N25 होता क्यों, या हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। द एलिमेंट जिसमें एलिमेंट हायर ऑक्सीजन स्टेट में है वो मोर एसिडिक होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड। ये कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने ग्रुप 15 की बात की थी, तो वहां आप वीडियो में देख लीजिएगा। N2O3 N25 का केस में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। आगे चलिए प्लीज। Reactivity towards the halogens. Elements of group 16 form a large number of halides of the type EX3, EX6, EX4, EX2, where E is an element of the group and X is an halogen. The stability of the halides decreases in the order F negative, Cl negative, Br negative, and I negative. Amongst hexahalides, hexafluorides are the
only stable halides. All hexafluorides are gaseous in nature. They Wait. have octahedral structure. Wait. Sulfur hex. अबे रुक जा। ओके, हम बात कर रहे हैं हेक्साफ्लोराइड्स में सल्फर हेक्साफ्लोराइड बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है, अच्छा खासा। इसकी वजह फ्लोरीन अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए सल्फर को आराम से +6 में ले आएगा, पहली बात है। और मानिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड इतना स्टेबल होता है, हैवी होता है, हैवी एंड स्टेबल दोनों। उसकी वजह सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स डज नॉट अंडरगो रिएक्शंस। क्यों? वो इसलिए नहीं जा सकता रिएक्शन में क्योंकि अगर आप SF6 को आराम से एनालाइज करो तो पता ये लगेगा कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन विथ 3 लोन पेयर्स, और समझे आप, फ्लोरीन विथ 3 लोन पेयर्स आप सोच के देखिए, अगर कोई भी चीज इस पे रिएक्शन करने चाहती है, ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान सुनिएगा, SF6 प्लस वाटर क्या बनेगा? ध्यान सुनना, SF6 प्लस वाटर क्या बनेगा? तो आंसर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अभी क्यों नहीं होगा? अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं छोटे शब्दों में। वो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होनी, ठीक, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। वाटर मॉलिक्यूल की मुलाकात सबसे पहले होगी फ्लोरीन से, पहला काम रिपल्शन। चलिए कोई बात नहीं, किसी तरह से मान लीजिए आ गया फ्लोरीन के पास, तो फ्लोरीन के पास देखो ध्यान से, SF6 प्लस वाटर, इन रिएक्शंस को आप बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि SF6 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, व्हाई? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन और सल्फर दो एलिमेंट्स हैं जो मदद कर सकते हैं H2O से अट्रैक्ट होने के बाद इस रिएक्शन करने में। कैसे करेगा? फ्लोरीन के पास, एक बात बता दूंगा आपको, हाइड्रोलिसिस कहीं भी होता ना, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, H2O को एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट करने के लिए लोन पेयर से एक्सेप्ट करेगा। ध्यान सुनिएगा, जहां भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी वहां पर H2O मॉलिक्यूल सबसे पहले इस लोन पेयर को यूज करके बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान सुनिएगा, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जहां भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी, आज की बात ध्यान रखिएगा, जहां भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी तो हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रो मतलब पानी से आप तोड़ना चाहते हैं पूरे मॉलिक्यूल को, तो उसमें सबसे पहले H2O मॉलिक्यूल इस ऑर्बिटल के पास रहेगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है डी ऑर्बिटल। तो कंपाउंड जिनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस बहुत आराम से हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, कंपाउंड नॉर्मली इन जनरल जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि उनका वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं काफी बाहर तरफ निकले होते हैं, जिनका शेप होता है उसकी वजह से काफी बाहर तरफ निकले होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से ले सकते हैं डी ऑर्बिटल्स। चलिए, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। अब बात यह है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, पहला काम रिपल्शन। अगर मैं मान भी लूं कि ये इससे अट्रैक्ट हो जाए फ्लोरीन से, ठीक है, तो भाई इसमें डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं, फ्लोरीन में डी तो है ही नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ये अपना ऑक्सीजन कहां रखे, तो पहले वो पॉसिबिलिटी खत्म होगी। फिर अब दूसरी बात, सल्फर इसके पास होता है, पर यहां तो जाएगा कैसे? यहां तक कैसे जाएगा? भाई 6 फ्लोरीन ऑक्टेहेड्रल शेप में है, इतने सारे लोन पेयर्स हैं, वाटर रिपेल कर देंगे, हिंड्रेंस भी काफी होगा। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल ना यहां पहुंच रहा है, यहां तो पहुंच नहीं पा रहा है, और यहां पे आने का फायदा नहीं कि यहां पे डी ऑर्बिटल है नहीं, तो ना तो डी ऑर्बिटल यहां पे है, वो एक फैक्टर हो गया। दूसरा, सल्फर अट्रैक्ट नहीं करेगा किसको? इसको, वाटर मॉलिक्यूल को। इसलिए SF6 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, इसलिए यहां पे आंसर क्या होगा? नो रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आप आराम से नोट कर लीजिएगा। या मनीष आगे चलो, मनीष आगे चलो। Sulfur hexafluoride is exceptionally stable for steric reasons. Amongst tetrafluorides, SF4 is a gas, SF4 a liquid, SeF4 a liquid, and TeF4 a solid. ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, मोलर मास बढ़ रहा है,
तो ऑफ कोर्स उसका स्टेट चेंज हो गया। सिर्फ आप सेलेनियम टोल्यूरियम की बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं मोर मास बढ़ेगा, और सिर्फ एक इसी वजह से उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया। आइए चलिए प्लीज। These chlorides have sp3 dehybridization and thus trigonal bipyramidal structure in which one of the equatorial positions is occupied by a lone pair of electrons. This geometry is also regarded as seesaw geometry. देखिए, अगर आपको याद हो, अगर आपको पता करना हो SF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, SF4 का ज्योमेट्री क्या होगी, चेक कर लेते हैं। S ऑटोमोस्ट शेल 6 1 2 3 4 5 6, F4 एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F और एक लोन पेयर। टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5। फिगर क्या होगी, एक ऊपर एक नीचे और ट्रायंगल। S एक लोन पेयर यहां आ गया, एक F यहां आया, एक F यहां पे आ गया, एक F यहां और एक F यहां। तो द ज्योमेट्री जैसे लिखोना है अभी सीसा ज्योमेट्री होगी इसकी। देखिए ना, इसे अगर हल्का सा वैसे कर दो तो ज्योमेट्री क्या आ रही है इसकी, इसकी ज्योमेट्री ऐसे आ रही है, एक F यहां, एक F यहां, एक F यहां, एक F यहां और ये लोन पेयर यहां पे। तो ज्योमेट्री विल बी सीसा। या आगे चलिए। All elements except selenium form dichlorides and dichromides. These dihalides are formed by sp3 hybridization and thus have tetrahedral structure. The well-known monohalides are dimeric in nature. Examples are S2F2. देखिए इंपॉर्टेंट बात है, इनके जितने मोनोहलाइड्स होते हैं वो सारे डायमेरिक होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हैलाइड्स की बात करें सेलेनियम की, ध्यान सुनिएगा, Se, राइट, आप सोचेंगे मोनोहलाइड मींस SeCl, मान लीजिए ऐसे नहीं, ये हमेशा रहते हैं किस फॉर्म में, Se2Cl2 फॉर्म में, और ये बहुत स्टेबल नहीं होते। इससे जैसे ही उनको मौका मिलता है इट फॉर्म्स SeCl4 प्लस Se। चेक कीजिए रिएक्शन ऐसे देखिए, Se2Cl2 फॉर्म्स SeCl4 प्लस Se, और ये रिएक्शन भी अगेन एक डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है। कैसे, Se2Cl2 में ऐसी देखो Cl पे चार्ज कितना है -1, ऐसे पे चार्ज कितना होगा +1, यहां पे कितना है SeCl4 +4, ये कितना है 0, +1 से +4 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 क्या हो गया रिडक्शन। ठीक, किस टाइप का रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो जितने भी डायमेरिक, ये सारे डायमेरिक हैलाइड में हैलाइड के फॉर्म में रहेंगे और दे आर नॉट सो स्टेबल। तो whenever they get opportunity they simply try to make them stable। कैसे, they undergo a disproportional reaction। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए बात को, नोट कीजिए इसको।